हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री का महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं प्यारे बच्चों, जो कि आपके 7 फरवरी परीक्षा के लिए आते महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन ये इस वीडियो में करवाने वाले हैं तो आप लोग अच्छे तरीके से याद करेंगे कि सारा का सारा क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन है आपके परीक्षा 7 फरवरी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए फटाफट शुरुआत करते हैं। और साथ में चैनल पर आप लोग पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इसी प्रकार से आपको हर एक सब्जेक्ट का क्लासेस मिलेगा और जो महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा में आ सकते हैं वो सब क्वेश्चन करवाने वाले हैं। ठीक है, तो ये फटाफट शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में 70 क्वेश्चन होगा, 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना और कमेंट करके लास्ट में बतलाना कितना क्वेश्चन आप लोग सही करते हो। ठीक है, तो ये फटाफट शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। ये देख सकते हो इंटरमीडिएट परीक्षा 2025। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है, तो फटाफट शुरुआत करते हैं। तो आईएएस के स्टूडेंट से प्यारे बच्चों, ठीक है, आपका एग्जाम भी 70 नंबर का होने वाला है, जिसमें 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा और 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 35 नंबर का सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग देख लीजिए 7 फरवरी का, समझिए तो एक तरह से वायरल क्वेश्चन या तो गेस क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ लेंगे तो मेरा गारंटी है कि 100% आप लोग 35 में 35 करके आएगा ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो चलिए एक बार बता दीजिए प्यारे बच्चों, साफ साफ दिख रहा है। चलिए यहाँ पर देखिए पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए प्यारे स्टूडेंट्स, कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है कि पृथ्वी के परत में, देखिए पृथ्वी के जो परत है यानी कि पृथ्वी का जो भूपृष्ठ है उसमें अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु क्या है। देखो एक धातु होता है, एक तत्व होता है। तो पहली बात यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे तो पृथ्वी के परत में सर्वाधिक पाए जाने वाला धातु की बात किया है, और धातु के बाद पूछेगा प्यारे स्टूडेंट्स तो आपको एल्युमिनियम लगा देना है। क्या लगा देना है? एल्युमिनियम। क्यों एल्युमिनियम लगाना है? तो एक बात आप लोग ध्यान दीजिए, धातु जहां पर भी मिलेगा आपको एल्युमिनियम लगा देना है। अगर तत्व मिलेगा तब सिलिकॉन लगाना है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर हो जाएगा एल्युमिनियम। यानी कि पृथ्वी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व की बात करेगा तो सिलिकॉन, अगर धातु पूछा है तो एल्युमिनियम। और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेगा कि धातु जो होता है एल्युमिनियम होता है, जो पृथ्वी में सर्वाधिक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए प्यार बच्चों, अगला क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है सेकंड नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस जैव अणु का मैग्नीशियम का प्रमुख संघटक होता है। देखिए मैग्नीशियम का जो प्रमुख संघटक होता है मेरे प्यारे बच्चों वो कौन होता है? एक बार फटाफट आप लोग सही विद्यार्थी बता दीजिए, मैग्नीशियम का प्रमुख संघटन कौन होता है? तो यहाँ पर देखिए हीमोग्लोबिन दिया गया है, ये आपका दिएगा फ्लोरेजेन, और यहाँ पर दिएगा क्लोरोफिल, और यहाँ पर देगा एटीपी। तो पहले बात तो आप लोग जानते होंगे हीमोग्लोबिन क्या, ये जो होता है मैग्नीशियम जो होता है प्यारे बच्चों ये क्लोरोफिल के लिए होता है उत्तरदायी, जो कि पत्तियों को हरा देखने में उत्तरदायी होता है। और कुछ विद्यार्थी हीमोग्लोबिन लगा देते हैं, लेकिन आपको हीमोग्लोबिन नहीं लगाना है। ये 2 बार लगातार पूछा गया है, 2021 में और 2022 में। तो यहाँ पर आपको याद रखना क्लोरोफिल जो होगा प्यारे बच्चों इसके कारण पत्तियां हरी दिखती है, और ये मैग्नीशियम का प्रमुख संघटक होता है। ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा? बे नंबर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करते जाएंगे और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करते जाएंगे, जितना क्वेश्चन करवाएंगे अच्छे तरीके से आपको याद कर लेना है। ठीक है, और बता दीजिएगा साफ साफ दिख रहा है ना प्यारे स्टूडेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन अग्निशामक होता है? देखिए अग्निशामक सुने ही होंगे, अग्निशामक जिसे पायरिन कहते हैं, या इसी का एक और नाम होता है क्या? कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये आपका कार्बन हो गया, ये टेट्राक्लोराइड हो गया, मतलब 4 गो क्लोरीन हो गया। इसी को पायरिन कहा जाता है। अग्निशामक जहां पर आग लग जाता है वहां पर ये यूज होता है अग्निशामक के रूप में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। इसी का एक और नाम पायरिन भी होता है। क्या होता है? पायरिन। ठीक है, ध्यान रखिएगा पायरिन भी होता है, और इसका नाम जो होता है क्या होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है आपके परीक्षा के लिए। और जो विद्यार्थी नोट्स वगैरह नहीं ले तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप लोग ले लीजिएगा, बिल्कुल एग्जाम में लड़ने वाला क्वेश्चन। ठीक है, मेहनत से पहले बेहतर अंक प्राप्त करना है तो हर एक क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा, और हर एक क्वेश्चन के बारे में कुछ ना कुछ अलग से आपको ज्ञान होना चाहिए, ताकि और भी बेहतर तरीके से आप लोग एग्जाम को कंटिन्यू बेहतर कर सके। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, 4 नंबर क्वेश्चन कि कोलाइड होता है। देखिए लाइफेलिक कोलाइड की बात किया जा रहा है। देखो लाइफेलिक कोलाइड जो है, लाइफेलिक कोलाइड वो कौन है? लाइफेलिक कोलाइड है कौन? तो पहले बात यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा देखेंगे तो दूध भी आपका लाइफेलिक कोलाइड है,
गोंद जिसे हम लोग ग्लो कहते हैं, ये भी आपका लाइफिलिक कोलाइड है, खून भी है, लेकिन कुहासा जो है ना ये आपका लाइफिलिक कोलाइड नहीं है। इसलिए ध्यान में रखिएगा, कुहासा जब भी बात करेगा तो ये आपका लाइफिलिक कोलाइड नहीं होगा, इसलिए सही जवाब सी नंबर हो जाएगा। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से याद करते जाओ। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, और जो परीक्षा में पूछे गए वो भी क्वेश्चन शामिल है, कुछ नए क्वेश्चन भी है जो आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, साफ साफ देख रहे हैं ना प्यारे स्टूडेंट। चलिए अच्छा, ये अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्यक गुणधर्म है? देखो, अनुसंख्यक गुणधर्म वे होते हैं जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, अनुसंख्यक गुणधर्म वे होते हैं जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। किसके? विलेय के कणों की संख्या। यहाँ से थोड़ा आप लोग ध्यान रखेगा, विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है अनुसंख्यक गुणधर्म। अनुसंख्यक गुणधर्म जो होता है चार होता है। पहला प्रासरण दाब, हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, पार्श्व दाब में अवनमन, ये चार अनुसंख्यक गुणधर्म होता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है, मतलब एक होगा। ठीक है, तो वो कौन है? तो वो आपका क्वथनांक का उन्नयन जो है, ये जो है प्यार बच्चों आपका अनुसंख्यक गुणधर्म है। किसका? तो विलयन का। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग ध्यान से देखिएगा तो राइट आंसर जो होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, राइट आंसर आपका सही नंबर हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि घोलक, यानी कि घोलक का मतलब विलायक। देखिएगा घोलक यानी कि विलायक के 1 केजी में उपस्थित घोल के मतलब के विले। यहाँ पर थोड़ा नाम को ध्यान दीजिएगा, हिंदी मीडियम वाले खास करके स्टूडेंट्स। क्यों? तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसी को विलायक कहा जाता है। घोलक को क्या कहा जाता है? विलायक। ठीक है, और घोलक को क्या कहा जाता है? घोलक को विलेय भी कहा जाता है। ठीक है, विलेय विलायक तो जानबे करते होंगे, जैसे एक गिलास पानी है। ठीक है, तो एक गिलास पानी प्यारे स्टूडेंट जिसकी मात्रा अधिक है ना, जैसे पानी जो हो जाएगा यहाँ पर विलायक हो जाएगा, और चीनी क्या हो जाएगा? चीनी जो हो जाएगा आपका विलेय हो जाएगा। यानी कम मात्रा में जो रहता है वो विलेय होता है, अधिक मात्रा में जो होता है वो क्या होता है? अधिक मात्रा में जो होता है विलायक होता है, जो 93 बिलियन होता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि घोलक के 1 केजी में उपस्थित घोलक के मोलों की संख्या को हम लोग मोलालता कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलालता। ओके, 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम में जो होता है वो आपका मोलालता होता है। कौन होता है? मोलालता होता है, इसलिए बे नंबर हो जाएगा। अगर 1 लीटर पूछता है, 1 लीटर, तो क्या लगाते बताओ? अगर 1 लीटर पूछता ना तो मोलालता लगाते हैं। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा जरा मोललाता। मोललाता जो होता है किसमें होता है? मोल प्रति केजी होता है। तो इसका मात्रक को थोड़ा ध्यान रख लीजिए, मोल प्रति केजी इसका मात्रक होता है, और इसका जो मात्रक होता है मोलारता का, वो मोल प्रति लीटर होता है। ठीक है, ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है आपके परीक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कोलाइडे बिलियन का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होता है? देखिए, कोलाइडे बिलियन होता है नैनोमीटर में 1 से लेकर के 1000 तक होता है। नैनोमीटर की बात करेगा तो 1 से लेकर 1000 तक होगा, लेकिन जब भी बात किया जाए सेंटीमीटर में तो थोड़ा सा पासा यहाँ पर बदल जाता है, क्योंकि कोलाइडे बिलियन का आकार जो होता है किसके बीच होता है? तो 10⁻⁵ सेंटीमीटर से लेकर के 10⁻⁷ सेंटीमीटर तक होता है। किसका? तो ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, किसका? तो कोलाइडे बिलियन का आकार इतना तक होता है, 10⁻⁵ से लेकर 10⁻⁷ सेंटीमीटर तक। ठीक है, बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, इसको वीआईपी क्वेश्चन में रख लीजिए, 2022 में वो क्वेश्चन है, और अच्छी तरीके से पढ़ते चले। मैं गारंटी ले रहा हूँ, जितना कराऊंगा उसी में से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है प्यारे बच्चों के स्टार्च के जल अपघटन। स्टार्च का मतलब चीनी। चीनी का फॉर्मूला क्या होता है? सभी लोग सोच लो, चीनी का सूत्र होता है क्या होता है? ध्यान दीजिए, मैं एक फॉर्मूला ही लिख देता हूँ। स्टार्च का मतलब चीनी, चीनी का सूत्र C12। ध्यान दीजिएगा, याद कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव में आता है H22O11। इसका जल अपघटन किया जाएगा, मतलब H2O का, तो C तो 12 रहेगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा थोड़ा, इसमें इसका तो राइट आंसर डाइस्टोज हो जाएगा, लेकिन समझा के पढ़ा रहा हूँ, उस पर थोड़ा फोकस करो। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो, C12 ये आपका क्या हो जाएगा? H2O। तो इसका मैं कर देता हूँ H बेस और O, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ O10। ठीक है, इसका जल अपघटन कराया जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या कराया जाता है? इसका जल अपघटन कराया जाता है, क्या? H2O का। ठीक है, तो ये जल अपघटन कराया जाता है, तो किसकी उपस्थिति में होता है? तो ये आपका डायस्टोज यहाँ पर होता है। किसकी उपस्थिति में? इसका जब जल अपघटन कराया जाता है चीनी का, तो किसकी उपस्थिति होती है? तो डायस्टोज से। और इससे क्या बनता है? इसका जब जल अपघटन कराया जाता है तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनता है। ध्यान रखेगा, मेनली ग्लूकोज प्राप्त होता है, इतना याद रखना है।
याद रखना ये भी एक स्टार्च के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है, तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज प्राप्त होता है। इतना याद रखेगा, आपका ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं छूटेगा। और किसका यूज किया जाता है, तो डायस्टोज का यूज किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर डी नंबर। अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन का हाजिर है कि निम्नलिखित में से कौन एल्कोहल का क्रियाशील मूलक होता है। देखो ये आपका एल्कोहल का होता है, ये आपका कीटोन का होता है। ठीक है, ये एल्कोहल का हो जाएगा, ये कीटोन का हो जाएगा, ये आपका एल्डिहाइड का होता है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका एल्डिहाइड का होता है। किसका होता है, एल्डिहाइड। ये किसका होता है, एमेन का होता है। एमेन का किसका होता है, एमेन का होता है। तो ये सब आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, जितना करवा रहा हूं अच्छे तरीके से याद करते चलो। ये जो है अल्कोहल का हो गया, ये कीटोन का हो गया, ये एल्डिहाइड का हो गया, ये एमेन का हो गया। तो सही जवाब क्या होगा, तो अल्कोहल का पूछा जा रहा है, इसीलिए अल्कोहल का पूछा है, तो राइट आंसर ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, रासायनिक अधिशोषण की दर कैसी होती है। देखिए पहले बात तो जान लेना, रासायनिक अधिशोषण भौतिक अधिशोषण क्या होता है। तो परिभाषा तो कई दफा करवा चुके हैं, लेकिन रासायनिक अधिशोषण जो होता है ये आपका अनुत्क्रमणीय होता है, याद रखेगा। और साथ में यह एक परतीय होता है, और साथ में प्रबल बंधन से जुड़ा होता है, ध्यान में रखिएगा। और रासायनिक अधिशोषण जो होता है दाब बढ़ने के साथ क्या होता है बताओ, रासायनिक अधिशोषण होता है दाब बढ़ने के साथ क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यानी कि रासायनिक अधिशोषण में जैसे दाब बढ़ता है, जो पहले वाले अणु होते हैं वो टूटने लगते हैं, यानी खत्म होने लगते हैं। इसलिए दाब बढ़ने के साथ इसकी जो दर होती है, रेट जो होती है वो घट जाती है, दाब बढ़ने के साथ घट जाएगी। इसलिए सही जवाब ए नंबर ऑप्शन होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पाइरेनियस अम्ल में होता है, देखिए बहुत मस्त क्वेश्चन। पाइरेनियस अम्ल में क्या होता है, जो पाइरेनियस अम्ल होता है उसमें 10% एसिटिक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल का फार्मूला भी बता देते हैं। ठीक है, क्या होता है एसिटिक अम्ल का फार्मूला, CH3COOH, ये होता है एसिटिक अम्ल। क्या होता है एसिटिक अम्ल, किसमें पाया जाता है आपको पता है, किसी को बताना कमेंट बॉक्स में, एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है, ये फार्मूला होता है। ठीक है, 10% एसिटिक अम्ल को ही पाइरोलिनियस अम्ल कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, जितना क्वेश्चन करवा रहा हूँ एकदम याद करते चलिए। मैं गारंटी ले रहा हूँ पूरा क्वेश्चन आपका लड़ेगा, बस मेहनत से पढ़ते चलिए। राइट आंसर सी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहा जा रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से किसको अवकृत करने से सेकेंडरी अमीन प्राप्त होता है, मतलब सेकेंडरी अमीन जो प्राप्त होता है मेरे प्यारे बच्चों, किसको अवकृत करने से प्राप्त होता है, तो आपको याद रखना नाइट्राइल को। लेकिन नाइट्राइल का जब भी अवकृत करेंगे तो सेकेंडरी यानी कि 2 डिग्री का एमीन प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन, गन्ने के चिन्ह, ध्यान दीजिएगा, गन्ने के चिन्ह के जल अपघटन से निम्नलिखित में से क्या बनता है। देखिए अभी मैंने बोला था गन्ने के चिन्ह मतलब स्टार्च का जब जल अपघटन होता है, स्टार्च का जब जल अपघटन होता है डायस्टोज, डायस्टोज की उपस्थिति में, तो मैंने अभी बोला था कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। अब कमेंट करके बताना ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का फार्मूला। तो देख लीजिए ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बनेगा, ये नहीं बनेगा, ग्लूकोज नहीं नहीं नहीं, लैक्टोज नहीं है, ये नहीं होगा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, हाँ ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट्स, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज जो है ये बनता है जब गन्ने का जल अपघटन कराया जाता है, गन्ने के चीनी का जल अपघटन कराया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनता है। देखिए कंफ्यूजन नहीं करना है, फ्रुक्टोज लगेगा यहाँ पर भी लिखा हुआ है लेकिन लैक्टोज लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लगेगा कि फ्रुक्टोज लिखा हुआ है लेकिन नहीं, आपको मिलेगा सिर्फ सी नंबर में। और ये सबसे मीठा होता है, ठीक है, ये भी याद रखेगा। अगला क्वेश्चन आ जाइए। और जो विद्यार्थी नोट्स नहीं लिया एकदम 100% लड़ेगा, कोई बात नहीं है, एग्जाम के बाद हम आपको हर साल का प्रूफ दिखाएंगे, और इस बार भी हम आपको दिखाएंगे एग्जाम खत्म होने के बाद। ठीक है, चलिए एंजाइम क्या होता है ये बताओ। एंजाइम्स होता है प्यारे स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, तो एंजाइम्स होता है प्रोटीन होता है। ठीक है, ये देखिए पूछा जाता है एग्जाम में कि एंजाइम किसे कहते हैं, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। और करवाए हुए नोट्स में भी दिया हूँ, सारा चीज आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, उसमें जरूर क्वेश्चन बनता है, 100% लड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एंजाइम प्रोटीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहा जा रहा है प्यारे स्टूडेंट्स के घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबस जालकों की संख्या कितना होता है। ध्यान दीजिए, पहले ध्यान से समझ लीजिए, क्रिस्टल जालकों की संख्या कितना होता है, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितना होता है, सारा चीज मैं लिखवा दे रहा हूँ। देखिए मूल क्रिस्टल तंत्र जो होता है, मूल क्रिस्टल तंत्र कितना होता है, मूल क्रिस्टल तंत्र 7 होता है। जालक कितना होता है, जालक जो होता है आपका 14 होता है, कितना होता है 14 होता है। और घनाकार में जो होता है 3 गो होता है। अब बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, खानाकार में बेरेबस जालकों की संख्या 3 होता है। कौन कौन होता है, SCC होता है, PCC होता है, FCC होता है, ये 3 गो होता है।
घनाकार क्रिस्टल में, ठीक है। तो घनाकार में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और जालकों की संख्या जो ब्रेवस जालकों की संख्या 14 होता है, और घनाकार में 3 होता है। कौन कौन, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, ठीक है। अगर पूछा जाए ऑर्थोरॉम्बिक में ब्रेवस जालकों की संख्या, तो ऑर्थोरॉम्बिक में सबसे अधिक 4 गो होता है। ऑर्थोरॉम्बिक में सबसे अधिक ब्रेवस जालकों की संख्या 4 गो होता है। फिर उसके बाद घनाकार का होता है जो 3 गो होता है, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी। सेल इकाई सेल, फलन फलन केंद्रित इकाई सेल, और पिंड केंद्रित इकाई सेल, ठीक है। तो राइट आंसर है नंबर। देखिए पूरा जानकारी हम आपको बढ़िया से समझा दें। एक अष्टफलक, देखिए एक चतुष्फलक होता है, एक अष्टफलक होता है, ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एक अष्टफलक रिक्त निम्नलिखित में कितने गोलों से घिरी होती है। अष्टफलक रिक्त का मतलब आपके पास 6 गोला होना चाहिए, मतलब 6 गेंद होना चाहिए। से 3 गेंद मेरे पास है, ठीक है, मैंने इस प्रकार से बनाया। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया पता है आपको, ये हो गया त्रिकोणमितीय फलन, मैंने 3 कोण वाला फलन हो गया, ठीक है। और अष्टफलक चतुष्फलकीय बनाएंगे तो इस पर एक और गेंद अगर इस पर डाल दें बीच में, तो ये चतुष्फलकीय हो जाएगा। लेकिन हमको बनाना क्या, अष्टफलकीय। तो अष्टफलकीय में कितने गोलों की आवश्यकता होगी, जैसे यहाँ पर एक गोला ले लिए, ठीक है, फिर यहाँ पर गोला ले लिए, फिर यहाँ पर गोला ले लिए, तो कितना गोला की आवश्यकता पड़ा, तो अष्टफलक बना। तो जाहिर सी बात है 6 गोला, ठीक है। अगर त्रिकोणमितीय बनाएंगे तो 3 गोला की आवश्यकता पड़ा ना, देख लो 3 गो। अगर चतुष्फलकीय बनाएंगे तो कितना गोला, 4 गोला की आवश्यकता पड़ा, ठीक है। ध्यान से देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएगा। अगर त्रिकोणमितीय रिक्ति की बात किया जाए तो 3 गोला की आवश्यकता होता है। चतुष्फलकीय में 4 गोले की आवश्यकता होती है, और अष्टफलकीय में 8 मत लगा देना। अष्टफलकीय में देखो 8 गोला का 6 गोला का आवश्यकता पड़ा है। ये 3 गो हुआ, फिर यहाँ पर 4 गो, ये वाला, फिर ये वाला 6 गो, ठीक है। बी नंबर। देखिए ये क्वेश्चन, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया। किस प्रकार के क्रिस्टल में क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है। देखिए निम्नलिखित में किस प्रकार के क्रिस्टल के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है, तो शॉर्ट के दोष या फ्रैंकल दोष। देखिए फ्रैंकल का मतलब होता है फंसना, यानी कि जालक जब क्रिस्टल के अंदर ही रहेगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन शॉर्ट के दोष में क्या होता है, क्रिस्टल जो होता है शॉर्ट करके प्लस माइनस गायब हो जाता है, इस कारण से क्रिस्टल का घनत्व घटता है। तो यहाँ से मैं बता दूं आपका क्या हो जाएगा, शॉर्ट के दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है, क्योंकि प्लस और माइनस समान संख्या में गायब हो जाता है, जिससे रिक्ति आ जाता है, और रिक्ति होने के कारण वहां पर क्रिस्टल का घनत्व क्या हो जाता है, कम जाता है। तो ये किसके कारण होता है, शॉर्ट के दोष के कारण, ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन आ जाइए, यहाँ पर फेरोचुंबकीय पदार्थ की बात कहा जाए तो फेरोचुंबकीय पदार्थ ये हो जाएगा, ये आपका प्रतिचुंबकीय होता है, ये अनुचुंबकीय होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन कहा जा रहा है कि होप विधि द्वारा किस धातु का शोधन किया जाता है। तो देखिए होप जो विधि होता है इसमें किस धातु का शोधन किया जाता है, तो मैं आपको बता दूं प्यारे स्टूडेंट्स, इसमें अल्मुनियम का यूज होता है। इसमें होप पराक्रम में जो यूज होता है किसका, एल्युमिनियम का यूज होता है, इसीलिए राइट आंसर जो होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 20 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका जो क्वथनांक होता है सबसे कम होता है। देखिए क्वथनांक जो होती है सबसे कम होती है, किसकी होती है, तो ये आपका हीलियम का जो होता है क्वथनांक सबसे कम होता है। एकदम कमेंट बॉक्स में लगाते जाइए और लाइक सब्सक्राइब करते जाइए, ठीक है, और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। ध्यान रखेगा सबसे कम क्वथनांक जो होती है हीलियम गैस का होता है। गोताखोर जो होता है या वायुयान में या तो पहाड़ पर चढ़ने वाला ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम को भी ले जाता है, क्योंकि उसका क्वथनांक कम होता है थोड़ा। अगला देख लीजिए, ऑक्सीजन अम्ल कौन बनाता है। देखिए प्रति जो होता है सिर्फ एक ऑक्सीजन अम्ल जो बनाता है, कौन बनाता है, तो सिर्फ एक ही ऑक्सीकरण जो बनाता है वो आपका फ्लोरीन सिर्फ बनाता है। कौन बनाता है, सिर्फ एक ही ऑक्सीजन अम्ल बनाता है, वो फ्लोरीन बनाता है। कौन बनाता है, फ्लोरीन। इसीलिए सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ऑक्सीकारक एवं आपकारक दोनों के तरह कौन व्यवहार करता है। देखो 4 एजेंट का मैं नाम बताऊंगा, ठीक है, ठीक है, चारों एजेंट को आपको याद रखना है। पहला जो ऑक्सीकारक और अवकारक, यानी कि 2 तरह का जो गुण बिहेव जो दिखाएगा ऑक्सीकारक और अवकारक का, मैं 4 गो एजेंट लिखवा दे रहा हूँ, चारों को याद रखेगा। पहला तो आप लोग देख लीजिए H2S भी होता है, SO2 भी होता है, और एक होता है H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और एक होता है HNO2, ये और ये वाला, ये दोनों ऑप्शन, और साथ में ये वाला, ये 4 चीज जो है ना ऑक्सीकारक और अपकारक दोनों दिखलाएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये चारों चीज जो है अगर आपको एग्जाम में मिल जाए
तो आपको किसी एक पर टिक मारना है, ठीक है। या तो H2 दे देगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड HNO2 दे देगा, फिर H2S दे देगा, या SO2 दे देगा, ठीक है। अगर ये सब पूछेगा तो ऑक्सीकारक और अपकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, रंगीन होता है। देखिए रंगीन कौन होता है, ध्यान दीजिएगा। ये वाला अगर सोचेंगे तो ये रंगहीन होता है। क्या होता है, रंगहीन होता है। ये क्या होता है, रंगहीन होता है। ये तो आपका हंसाने वाले गैस होता है, हर कोई जानता है हंसाने वाले गैस कौन होता है, जो ठीक है, हंसाने वाला गैस, ठीक है। और ये जो होता है अमोनिया, तो ये अमोनिया तो नहीं होगा, ठीक है। हाँ NO2 हो जाएगा, ये आपका रंगीन गैस है। कैसा होता है, लाल भूरा लगभग में होता है। कैसा होता है, रंगीन कैसा होता है, तो ये लाल और भूरे कलर का होता है। ये क्या होता है, लाल भूर कलर का होता है। क्या नाम है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ध्यान दीजिए, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है कैसा होता है, रंगीन होता है। ये नाइट्रस ऑक्साइड है, ये कैसा होता है, ये रंगहीन होता है। जबकि ये रंगीन होता है, कैसा कैसा, भूअर और लाल रंग दिखाई देता है इसमें, ठीक है। ये सब याद रखेगा। और हंसाने वाला गैस ये वाला होता है, सॉरी ये वाला। अगला क्वेश्चन आ जाइए, 24 नंबर क्वेश्चन। देखिए कहा जा रहा है आप लोगों से कि संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-1 टे की घात 1 - 10 NH2 और 2 होता है। यहाँ से बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। और गेस क्वेश्चन आप लोग ले लीजिएगा प्यारे स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंगनीज के सबसे न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है। तो मैंगनीज सल्फेट लगा दीजिए, यहाँ से आप लोग ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, एक्टिनाइड नहीं है। देखिए एक्टिनाइड के बाद जब किया जाएगा, एक्टिनाइड के बाद जब किया जाएगा तो एक बात आपको ध्यान में रखना है। एक्टिनाइड जो होता है एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं। एक्टिनाइड होता है कि लेंथेनाइड होता है। एक्टिनाइड और लेंथेनाइड जो होता है ये एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं, जिसे अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है। और एक्टिनाइड के जितने भी तत्व है, सारे के सारे तत्व रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, रेडियो धार्मिक तत्व होते हैं। क्या होता है, रेडियो धार्मिक तत्व होते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्यूरियम जो है उसी का है, एक्टिनाइड ही है। और कैलिफोर्निया जो है, कैलिफोर्नियम जो है ये भी आपका एक्टिनाइड का ही है। यूरेनियम जो है ये भी जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी एक्टिनाइड तत्व ही है। लेकिन यहाँ पर टेर्बियम जो दिया गया जिसका परमाणु संख्या 65 के लगभग में होता है, ये जो है आपका एक्टिनाइड तत्व नहीं है। इसीलिए राइट आंसर डी नंबर होगा। सारा चीज मैं आपको 8वीं चैप्टर में पढ़ाया था, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा आयन रंगहीन है। तो आपको याद रखना कॉपर चार्ज, ये आपका क्या है, रंगीन है। देखो प्रतिचुंबकीय कौन होता है, तो स्काइडियम जो होता है प्रतिचुंबकीय होता है, इसीलिए सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम। देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन बी का रासायनिक नाम, ध्यान से सुनिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन, विटामिन सी का रासायनिक नाम अस्कॉर्बिकम, और विटामिन डी का रासायनिक नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, विटामिन सी का रासायनिक नाम। तो विटामिन सी जो होता है एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। क्या होता है, एक अम्ल का होता है। देखो टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो टमाटर में पाया जाता है, ठीक है। निकोटिक अम्ल आपका चाय में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल आपको सही को पता है कि संतरा में पाया जाता है। यहाँ पे देखो कोबाल्ट किसमें पाया जाता है, विटामिन B12 में जो होता है कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। तो यहाँ से मिला लीजिए, विटामिन B12 में जो जाएगा कोबाल्ट। अच्छा ये विटामिन B12 यहाँ पर है, ठीक है। विटामिन B12, विटामिन B12 जो होता है इसमें जो होता है क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहा जा रहा है योगशील बहुलक कौन होते हैं। तो उच्च घनत्व वाले जो पॉलिथीन होते हैं वो एडिशनल पॉलीमर होते हैं। मतलब ये जो होता है योगशील बहुलक जो होता है उच्च घनत्व वाला पॉलिथीन होता है। तो यहाँ से सी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन एकलक है, बताइए निम्नलिखित में से किसका एकलक है, ये वाला F2C और CF2 जो है टेफ्लॉन का एकलक है। किसका, ये पहले भी क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए ये 2 नंबर में पूछा क्वेश्चन, देखिए जाके 2014 में पूछा होगा, फिर इसके बाद 2022 में पूछा है। तो 2022 में यानी कि आपके परीक्षा में पूछ सकता है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, 2 बार आपके परीक्षा में आ चुका है। टेफ्लॉन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आ जाइए, देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है। देखिए क्लोरोक्विन क्या है। देखिए क्लोरोक्विन होता है एंटी मटेरियल दवा होता है। एंटी मटेरियल जैसे कि किसी को मलेरिया हो गया, किसी को मलेरिया हो जाता है ना, तो इसी दवा का यूज किया जाता है। कौन सा, तो क्लोरोक्विन। क्या
क्लोरोक्विन जो होता है एंटी बैक्टीरियल दवा होता है, और जो दर्दनाशक जो होता है दर्द को कम करता है, जिसे एनाल्जेसिक कहा जाता है। ठीक है, तो ये दर्दनाशक तो नहीं होगा, दर्द को कम करने वाला है। एंटीबायोटिक भी नहीं होगा जो बुखार को कम करेगा। ज्वरनाशक एंटीबायोटिक भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से याद रखिएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है। देखिए, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दवा कौन नहीं है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो होता है एंटीबायोटिक दवा कौन नहीं है? अब ये बताइए, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दवा कौन नहीं है? तो देखिए, यहाँ पर आपको याद रखना है कि टेट्रासाइक्लिन जो होता है, टेट्रासाइक्लिन ये जो होता है एक प्रकार का ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दवा है। ठीक है, और ये वाला जो आपको दिख रहा है क्लोरोमाइसेटिन, क्लोरोमाइसेटिन जो है ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दवा है। ठीक है, लेकिन ये वाला जो दिख रहा है पेंसिलिन, ये वाला जो है प्यारे बच्चों वो वाला दवा नहीं है जो पूछा जा रहा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। इसीलिए राइट आंसर सी नंबर। देखिए, गैमाक्सिन कौन होता है? गैमाक्सिन जो होता है प्यारे बच्चों क्लोरोबेंजीन होता है। अगर ऐसा सोचते हैं तो आपका ये गलत फहमी है, क्योंकि क्लोरोबेंजीन जो होता है ये आपका क्लोरीन और बेंजीन की अभिक्रिया के करने के पश्चात बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनता है। जैसे C6H6 बनेगा और Cl6, ये होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसीलिए राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। गैमाक्सिन इसी को कहा जाता है। ये क्या होता है? कीटनाशक दवा होता है। कौन है? कीटनाशक होता है उसको खत्म करता है। यही दवा होता है कीटनाशक को जो खत्म करता है। ठीक है, इसका सूत्र मैंने बता दिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आ जाइए, यहाँ पर देखिए किसका ईमान का मान अधिकतम होगा? तो K2SO4 जो होगा पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट का जो होगा प्यारे बच्चों ये जो होगा सबसे अधिक होगा। कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए बहुत बढ़िया। और जो विद्यार्थी नोट्स लेना चाहता है ऑल सब्जेक्ट का जोर से ले लीजिएगा, एग्जाम में 100% लड़ने की गारंटी है। बस मेहनत करिएगा और मेहनत कीजिएगा। एग्जाम खत्म होगा, प्रूफ भी दिखा जाएगा जितना पढ़ा है, तो उसमें से 70 में से बोले कि 60 प्लस ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री में लड़ा था। पिछला बार तो 65 नंबर का ऑब्जेक्टिव सिर्फ लड़ा था 70 में। तो मेहनत एक बार करके देखिए, नोट्स आपको मिल जाएगा, गेस्ट क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहा है नीचे भी। ठीक है, एक फराडे क्या होता है? तो ये देखिए, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है। एक फराडे जो होता है 96,500 कूलम लगभग में होता है, अप्रोक्स में होता है। क्या होता है? 96,500 कूलम होता है। अच्छा, फराडे का नियम याद है? पहला नियम, दूसरा नियम, 5 नंबर में पूछेगा। ये क्या होता है? बाध्यता अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थों की मात्रा प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। दूसरा नियम जो होता है, पहला नियम M बराबर ZCT या ZIT। दूसरा नियम होता है कि विभिन्न विद्युत अपघट्यों में समान धारा समान समय तक प्रवाहित किया जाता है। इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थों की मात्रा तुल्यांक भार के समानुपाती होता है। तो ये सब आपको परीक्षा में पूछेगा, बस इतना लिखना है, 5 नंबर लेके आना है। ऑप्शन डी। देखिए, यहाँ पर कहा जाता है कि जब लेड संचय को चार्ज किया जाता है तो क्या होता है? देखिए, जब लेड संचय को चार्ज किया जाता है, देखिए तीसरा चैप्टर का क्वेश्चन है, जब लेड संचय को जब चार्ज किया जाता है तो H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे कहते हैं, अम्लों का राजा, वह पुनः उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ से देखिएगा पुनः उत्पन्न हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। और देखिए, एक प्राथमिक सेल होता है, एक द्वितीयक सेल होता है। ये क्वेश्चन आपका परीक्षा में पूछा जाएगा कि प्राथमिक सेल क्या होता है। तो प्राथमिक सेल क्या होता है कि एक बार प्रयोग किए खत्म हो जाएगा, लेकिन दूसरा द्वितीयक जो सेल होता है उसको कहीं बार प्रयोग कीजिए खत्म ही नहीं होता है। जैसे मोबाइल का बैटरी हो गया, उसको बार बार चार्ज लगा के इसको हम ठीक कर सकते हैं। इन्वर्टर हो गया, उसको बाद में भी चार्ज कर सकते हैं। तो द्वितीयक सेल है जिसे संचायक सेल भी कहा जाता है। एक प्राथमिक सेल होता है जो एक बार प्रयोग हो गया खत्म हो जाएगा। जैसे इस रिमोट की बैटरी एक बार खराब हो गया तो इसको चार्ज नहीं कर सकते, खत्म हो गया। ठीक है, नया बैटरी लगा दीजिए, ये होता है। तो राइट आंसर बी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए भाई, सागो जो एक निश्चित ताप पर संयोजन से बिना परिवर्तन होता है, इसी को एजियोट्रोपिक मिश्रण कहते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग से ध्यान कर लीजिए, क्योंकि मैंने 2 नंबर में गेस किया था, ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है 2022 में। हाइड्रोजन, देखिए मैंने थोड़ा टेस्ट में पूछा है अपना। हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल किस प्रकार का सेल है? देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, भारतीय वन का क्वेश्चन। ईंधन सेल इसे कहा जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन निम्नलिखित में से किस प्रकार का सेल है? तो ये ईंधन सेल है, साफ साफ बुक में दिया हुआ है। ठीक है, साफ साफ वो बुक में दिया हुआ है जिसमें मैंने दिया था, और साथ में नोट्स में भी दिया हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ से याद रखिएगा ईंधन सेल इज द राइट आंसर। लेड संचायक द्वितीयक सेल को ही कहा जाता है। संचायक सेल, सॉरी लेड ही है, द्वितीयक सेल ये दूसरा है। द्वितीयक सेल संचायक सेल को कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन आ जाओ, नोट्स आपको दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ले लेना है। देखो किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर क्या होते हैं, देखो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया की जो दर होती है, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है, समय के साथ क्या होते हैं बताओ, समय के साथ बढ़ती है घटती है, समय के साथ स्थिर रहती है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया की जो दर होती है समय के साथ घटती है। जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, ठीक है, तो समय के साथ क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया की जो दर होती है समय के साथ जो होते हैं प्यारे स्टूडेंट्स घटती चले जाती है, ठीक है। तो समय के साथ क्या हो रहा है, किस रासायनिक अभिक्रिया का वेग जो होता है समय के साथ घटती है, यही ना होगा बताओ। तो यहाँ पर किसी कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, जाहिर सी बात है कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसका दर क्या होता है, उसका वेग लगातार घटने लगता है। जैसे कुछ बनाना है तो अभिकारक में क्या होगा, कमी होगा, उत्पाद में वृद्धि होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जब एसिटिलीन को, देखिए जब एसिटिलीन आप लोग जानते होंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, सब विद्यार्थी जानते होगा ना, कैसे जानता होगा, ये एसिटिलीन है, एसिटिलीन को NaOH2SO4 इनके सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ SgSO4 की उपस्थिति में प्रवाहित किया जाता है, तो यौगिक जो बनता है वो आपका एस्टल्डिहाइड बनता है। एस्टल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CHO होता है, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, VBI क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सबसे कम वाष्पशील कौन होता है। देखिए पहले जानो सबसे अधिक वाष्पशील कौन होता है, तो H2 कहाँ गया, H2O जो होता है सबसे अधिक वाष्पशील होता है, लेकिन सबसे कम जो होता है H2S होता है। H2S सबसे कम वाष्पशील होता है और सबसे अधिक होता है तो आपका जल होता है। सबसे अधिक वाष्पशील नहीं पूछा जा रहा है, सबसे कम पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, साबिल लिंगेट क्या होता है, साबिल लिंगेट जो होता है वो क्या होता है, क्षार होते हैं। साबिल लिंगेट क्षार होते हैं, मैट्रिक में पढ़े हैं ना कि क्षार का मतलब भस्म होता है, तो मतलब क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा ना। अगर भास में नहीं मिला है प्यारे बच्चों, ठीक है, क्षार नहीं मिला है तो भास में लगा सकते हैं ना, एकदम लगा सकते हैं, तो बी नंबर लगा दीजिए। यानी कि जितने भी साबिल लिंगेट होते हैं 2022 का क्वेश्चन है, साबिल लिंगेट क्षार होते हैं, मतलब भास में लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किसी जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराई जाती है तो क्या होता है, तो देखो जब फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, HCHO होता है, ये इसकी अभिक्रिया जब अमोनिया से कराई जाती है तो बताओ अमोनिया के साथ कराई जाती है तो किस यौगिक का निर्माण होता है, तो ये आपका हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन का निर्माण होता है। इसको थोड़ा ध्यान में रखने का, आप समय नहीं है कि आपको हम तोड़ तोड़ के पढ़ाएं, बस ध्यान में रखेगा कि बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन के एक ईस्टर का क्रियाशील मूलक क्या होता है, एकदम ही आपका फिक्स है कि क्वेश्चन आएगा ऐसा, दो क्वेश्चन पक्का एकदम है क्रियाशील मूलक से। तो देख लीजिए यहाँ पर ईस्टर का पूछा जा रहा है, ये पहले बात तो एल्डिहाइड का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका एल्डिहाइड का होता है, ठीक है, ये आपका होता है ईस्टर का, ये आपका ईस्टर का हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए क्या कहा जा रहा है कि फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मेलिटी, हाँ ये बहुत मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। इस ये तो चारों के द्वारा अंतर किया जा सकता है, बहुत सारा देखेगा यहाँ पर आपका टोलिन अभिकर्मक भी होगा, फेलिंगोल भी हो जाएगा, लेकिन सबसे बढ़िया जो होता है फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड में जो अंतर करता है वो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट करता है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो होगा यहाँ पर राइट आंसर डी नंबर में दिया गया, इसलिए डी नंबर। अगला क्वेश्चन, अल्डेनॉल संघनन अभिक्रिया देता है, पहले जानिए अल्डेनॉल संघनन अभिक्रिया क्या होता है। इसमें जो होता है अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, वहीं एल्डेनॉल संघनन अभिक्रिया में नहीं देता है, तो यहाँ पर मेथनॉल के पास नहीं होता है, इसलिए मेथनॉल इज द राइट आंसर। अगला आज है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन ऑल सब्जेक्ट का नोट से दिख रहा है। देखिए एल्डेनॉल अभिक्रिया और कैनिजार अभिक्रिया आपको अच्छे तरीके से पढ़ा देंगे, उससे आपका 5 नंबर का क्वेश्चन एकदम आता है। देखिए सल्फाइड अयस्कों के सामने प्राय किसका उपयोग किया जाता है, तो फेनोत्प्लवन विधि का यूज किया जाता है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, सोचिए तो फेनोत्प्लवन विधि, जितना भी सल्फाइड अयस्क है ना सभी को फेनोत्प्लवन विधि से साधित किया था, जैसे जिंक सल्फेट भी होगा ZnS, इसका भी उसी से किया जाएगा, PbS भी रहेगा, जितना भी लास्ट में सल्फेट होता है तो आपको ध्यान बस इतना रखना है कि जितने भी सल्फाइड है इसको उसका सांद्रण फेन उत्प्लवन विधि से किया जाता है, फेन उत्प्लवन विधि, ठीक है। तो झाग भी यहाँ पर कहीं आपको को देखने को मिलता है, झाग प्लवन विधि, तो झागों से भी चलेगा काम, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, राइट आंसर क्या होगा प्यारे स्टूडेंट्स, तो राइट आंसर सी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहा जाए कि सोडियम और सैनिक किस ग्रुप का सदस्य है, सोडियम क्या है इसका आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है।
बहुत आसान क्वेश्चन आपके लिए किया है, इतना नहीं बता सकते तो दिक्कत है। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है एक कॉमन नंबर का आंसर। क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए। क्षारीय जो मृदा धातु होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 होता है। इसके लास्ट में 2 गो क्या होते हैं, तत्व होते हैं NH2। क्षारीय मृदा धातु पूछा जा रहा है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ये किसका होता है, NF6 पढ़ा है आप लोग वर्ग 18 के तत्व। हाँ, तो देखिए न्यूक्लिक अम्लों में क्रम कैसा होता है, तो मैंने एक ट्रिक आपको बताया था कहीं दफा के BSF याद रखना ट्रिक, क्या BSF याद रखना। BSF का जमान जैसे सुनते होंगे, तो बेस हो गया भास्म, एस हो गया सकरा, सकरा का मतलब सुगर, एफ से फॉस्फेट, तो BSF देखिए BSF भास्म सुगर फॉस्फेट, भास्म सुगर फॉस्फेट। देखिए राइट आंसर बी नंबर मिल रहा है और कहीं मिल रहा है। ठीक है, BSF ट्रिक याद रखना। ठीक है, तो आपका बन जाएगा बेस से भास्म, एस से सकरा, एफ से फॉस्फेट। सकरा का मतलब चीनी होता है, ठीक है, या शुगर। चलिए यहाँ पे देख लिया ग्लूकोज क्या होता है। देखिए ग्लूकोज होता है ये मोनोसेकेराइड होता है। ठीक है, ग्लूकोज क्या होता है, मोनोसेकेराइड होता है। जो ग्लूकोज होता है टूटता है, कहाँ से टूटता है, तो जैसे कि हम लोग पढ़ाए हैं क्या, पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड जब टूटता है तो किसमें टूटता है, फ्रुक्टोज। मैंने बताया था फ्रुक्टोज मान लीजिए टूटेगा मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड मतलब कि ये जो होता है पॉलीसेकेराइड जो टूटता है, पॉलीसेकेराइड में क्या होता है, मान लीजिए स्टार्च होता है, तो स्टार्च जब टूटता है मतलब चीनी जब टूटता है तो किसके किसके साथ, तो ग्लूकोज के साथ और फ्रुक्टोज के साथ। तो ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होता है वही मोनोसेकेराइड होता है जो कि छोटा भाग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर छोटा भाग ग्लूकोज हो गया, इस कारण से मोनोसेकेराइड होता है। और ओलिगोसेकेराइड जो होता है 3 से 10 तक दे देता है, टूटता है 3 से 10 भाग। कार्बोहाइड्रेट जिसे जलांशित नहीं कर सकते हैं, देखो जिसे जलांशित नहीं कर सकते मतलब वो पहले से छोटा उसको और तोड़ के छोटा नहीं कर सकते हैं। तो वो आपको अभी मैंने बोला, क्योंकि जब स्टार्च का जल अपघटन होता है तो क्या बनता है, जाहिर सी बात है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनेगा। अब वो छोटा हो गया तो उसको हम लोग और क्यों तोड़े, तोड़ेंगे तो और छोटा हो जाएगा, तो ये सबसे छोटा होता है। इसलिए मोनोसेकेराइड को कभी भी हम लोग जलांशित नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, मोनोसेकेराइड का एग्जाम्पल मैंने क्या बोला, ग्लूकोज, ग्लूकोज बोला और फ्रुक्टोज बोला बताइए, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज ये मैंने बोला तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज टूट नहीं सकता क्योंकि पहले से टूटा हुआ है स्टार्च का, तो छोटा भाग को दे तो इसको जलांशित करने की क्या आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन 66 नंबर, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए नीला थोथा होता है कि हरा थोथा होता है, नीला थोथा का जो होता है CuSO4 × 5H2 होता है, और हरा थोथा में जो होता है 7 गो जल का अणु होता है। ठीक है, हरा तोता में 7 गो जल का अणु, नीला तोता में 5 गो जल का अणु, क्या कॉपर सल्फेट इंटू 5H2। देखो जिंक ब्लेड क्या एक सल्फाइड है इसका, तो इसका समाहरण फेनोत्प्लवन विधि से किया जाएगा, तो फेनोत्प्लवन विधि राइट आंसर सी नंबर मिल रहा है। कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, जिंक ब्लेड क्या है, सल्फाइड है इसका, इसीलिए फेनोत्प्लवन विधि। देखिए कॉपर धातु का शोधन किस विधि से किया जाता है, तो कॉपर धातु के लिए वैद्युत अपघटन शोधन विधि जो होता है यही यूज होता है, वैद्युत अपघटन शोधन जो होता है यही विधि यूज होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अयस्क में अशुद्ध को क्या कहते हैं, तो अयस्क में अशुद्ध को क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। ठीक है, अशुद्ध को क्या कहते हैं, गैंग। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लीजिए कॉपर में, इसका आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या हो जाएगा कॉपर में। देखिए बुखार को कम करने वाला आपको पता होगा एंटीबायोटिक दवा होता है, सॉरी एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक कहाँ से हो सकता है, एंटीपायरेटिक, हाँ जैसे कोरोना काल में देख रहे होंगे कि एंटीपायरेटिक दवा सबको मिल रहा था। एनाल जैसे कि होता है ये दर्द को कम करता है, एक दर्द को सिर्फ कम करेगा। एक उपशामक होता है जो चिंता को कम करता है, उपशामक, उपशामक। ये सब पर क्वेश्चन पूछा था, ये क्या होता है, चिंता को कम करता है। ये क्या होता है, ये बुखार को कम करता है। और ये क्या होता है, दर्द को कम करता है। तो यहाँ से क्या पूछा था, बुखार दवा जो बुखार को कम करे तो एंटीपायरेटिक दवा। ठीक है, अगला आ जाइए, ग्लिसरॉल क्या होता है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होता है। बताइए ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होता है, निकाल सकते हैं ऐसे तो आपका ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल ही होगा, यानी कि इसमें 3 गो आपका हाइड्रिक अल्कोहल होगा। और नोट्स के लिए आपको नंबर दिख रहा है, पहले स्टूडेंट जरूर से ले लेना है। ग्लूकोज में कायरल कार्बन की जो संख्या होती है कितनी होती है, तो 4 कार्बन होता है इसमें, ग्लूकोज में, किसमें, तो ग्लूकोज में। फलों के सक्राज होता है ये आपका फ्रुक्टोज कहलाता है। और सबसे मीठा होता है, सबसे मीठा जो होता है यही होता है।
ठीक है, सबसे मीठा यही होता है जो आपको याद रखना, फलों के शर्करा कहलाता है फ्रुक्टोज, और ये सबसे मीठा होता है। याद रखना सबसे मीठा कौन होता है? फ्रुक्टोज होता है। अगला क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पर कहा जा रहा है आप लोगों से, कार्बोहाइड्रेट जो पॉलीसेकेराइड श्रेणी का सदस्य है। पॉलीसेकेराइड वो होता है जो टूट करके मोनोसेकेराइड में टूटता है। मोनोसेकेराइड में क्या टूटता है? जैसे कि ग्लूकोज, ग्लूकोज किससे निकला था? फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज किससे निकला था बताओ? स्टार्च से ना। तो एग्जाम्पल हो जाएगा किसका? स्टार्च का या सेलुलोज का। सेलुलोज भी रहेगा तो चलेगा, सेलुलोज भी रहेगा ना तो चलेगा। ठीक है, यहाँ सबको ध्यान रखना है कि पॉलीसेकेराइड होता है, स्टार्च होता है, सेलुलोज भी होता है। और पॉलीसेकेराइड जब टूटता है, जब इसका जल अपघटन होता है, दो तरह का निकलता है, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज। ठीक है, ये दोनों क्या होता है? मोनोसेकेराइड होते हैं। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर के 3 से लेकर के 10 मोनोसेकेराइड देगा, वो लिगोसेकेराइड कहलाएगा। पॉलीसेकेराइड जो 3 से लेकर के 10 तक का, 3 से लेकर 10 तक, 3 से लेकर 10 तक मोनोसेकेराइड देगा, क्या कहलाएगा? ओलिगोसेकेराइड कहलाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख लो 2019 में सारा क्वेश्चन VBI है। 68 नंबर क्वेश्चन आ जाओ, सुक्रोज का सूत्र क्या होता है? सुक्रोज का मतलब होता है चीनी, चीनी का सूत्र होता है C12H/O11, C12H/O11, C12H/O11। राइट आंसर बी नंबर C12। ये खत्म, ये खत्म। ठीक है, राइट आंसर बी नंबर C12H/O11। इसका देख लीजिए, सबसे मीठा कौन होता है? सबसे मीठा जो होता है फ्रुक्टोज होता है, शुरू से बताते हैं फ्रुक्टोज इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे लाल, आज नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? अमोनिया। देखिए, अमोनिया जो आज लिटमस पत्र को किस रंग में बदलता है? नीला में बदल देता है। ठीक है, नोट्स आपको ले लेना प्यारे स्टूडेंट, देखिए इतना ही क्वेश्चन आपका है। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग नोट्स ले लीजिएगा प्यारे स्टूडेंट्स। ये नंबर आपको दिख रहा है ऑल सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, 914241829134, इस नंबर पर आपको कांटेक्ट कराना है और ऑल सब्जेक्ट का नोट्स ले लेना है। यही नंबर है, ध्यान से देख लीजिए, 914252 9134।